हाँ जी, सभी को नमस्कार। सभी का गुरुशाला अकेडमी पर स्वागत है। मैं उम्मीद करूंगा आपने जो मॉडल पेपर है अच्छे से किया होगा। तो चलिए, जो आपका हिंदी विषय का मॉडल पेपर है तो अपने वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। जो भी आपसे गलतियां रह गई है उसे अच्छे से देख लें। सबसे पहले जो अपना प्रश्न है 81 नंबर, जो आपका प्रश्न है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। सर्वनाम आप जानते हो, कई बार सीधा शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे अपने यह वह, इसका, उसका, हम तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। किसी वस्तु के लिए प्रयोग में ले सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए अपने प्रयोग में ले सकते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। सर्वनाम के अपने 6 भेद पढ़ते हैं। उनमें जो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, वहीं से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में अपने 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बस कुछ ध्यान नहीं रखना है। उत्तम पुरुष का मतलब है यहाँ पर हमेशा वक्ता की बात होगी, जो बोलने वाला है। श्रोता की बात हो यानी मध्यम पुरुष, यानी अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, उत्तम पुरुष के अंदर आऊंगा। आप मुझे सुन रहे हो, जैसे तुम शब्द है, तू शब्द है, आप शब्द है, आप आदर सूचक के लिए आता है। आप शब्द का प्रयोग अपने मध्यम पुरुष में भी करते हैं, आप शब्द का प्रयोग अपने अन्य पुरुष में भी करते हैं, और आप शब्द का अपने प्रयोग अपने निजवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। यहाँ से सर्वाधिक बार प्रश्न एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर वक्ता कौन हो गया, जो बोलने वाला है, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष के अंदर। आप मुझे सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष में जाओगे। जब मैं और आप मिलकर, यानी वक्ता, और जब वक्ता बोलेगा तो किसी के साथ तो बोलेगा, उसको सुनने वाला होगा श्रोता। वक्ता और श्रोता मिलकर किसी अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो सभी किस में चले जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे इसका, उसका, यह वह, ये वे, ये सभी किस में चले जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब उत्तम पुरुष के अंदर साधारणतः अपने देखते हैं, जैसे मैं हो गया, मुझे, हम, ऐसे शब्द आते हैं। हम क्या है, बहुवचन रूप में आता है। इसी प्रकार से तुम और आप, ठीक है, किस में आएंगे, मध्यम पुरुष में आता है। अपने से यही पूछा है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप बीमार हो गए, आप ये शब्द है। जब अपने से बड़ों के लिए अपने आदर स्वरूप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे माता जी है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इनको, आप आइए, आप बैठिए, आप जाइए, आप रुकिए। ठीक है, तो आदर स्वरूप आप शब्द का जो प्रयोग है अपने मध्यम पुरुष में करते हैं। जब अपने किसी विशेष व्यक्ति का या परिचय स्वरूप कराती हैं, तब आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाता है। जब कोई कर्ता के द्वारा कोई कार्य जो है स्वयं करने की बात हो, जैसे मैं खाना अपने आप पका लूंगा, वहां पर आपको आपके साथ अपने शब्द भी देखने को मिल जाएगा। कोई भी काम है मैं अपने आप कर लूंगा, मैं खाना अपने आप पका लूंगा, मैं पढ़ाई अपने आप कर लूंगा, मैं स्कूल अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर आप निजवाचक में चला जाता है। तो आप शब्द में काफी बार प्रश्न बनते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। यदि आदर स्वरूप आ रहा है, ठीक है, संबोधन के रूप में, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी के परिचय की बात आ जाएगी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, यहाँ पर आप जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, मैं उत्तम पुरुष में आएगा, हम उत्तम पुरुष में आएगा, वह चली गई। यहाँ पर देखिए कौन सा बन रहा है, केवल एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है अपने को, आप शब्द है। ठीक है, आप शब्द है, ए नंबर हो जाएगा अभी। बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा भाषा के अंदर आपको फंसाने का प्रयास करेगा, बाकी सर्वनाम में आसान प्रश्न बनते हैं। अगला है समास। अपने जानते हैं जो संधि के अंदर क्या होता है, वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। यदि वर्णों के मेल में विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उसे अपने संयोग बोल देते हैं। संधि जो आपकी ध्वनि स्तर की प्रक्रिया मानी जाती है, जबकि समास जो आपके शब्द स्तर की प्रक्रिया मानी जाती है। जब शब्दों या फिर पदों का मिलन होता है और शब्द को जब अपने किसी वाक्य में प्रयोग में ले लेते हैं, तो उसी शब्द को अपने पद बोलते हैं। समास जो है शब्द स्तर की प्रक्रिया है। समास का शाब्दिक अर्थ के आपसे पूछ सकता है, तो संक्षिप्त करना। बीच के जो कारक चिन्ह है उनका क्या अपने क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। तो समास में से आपसे कथन बनाकर यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, समास के विषय में क्या सही नहीं है। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों का समास, ठीक है, अभी शब्दों का मिलन होता है समास में, अनेक शब्द मिलकर एक शब्द हो जाता है। ठीक है, समस्त पद के बीच में पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, ये बात भी ठीक है। समस्त पद के बीच कारक चिन्हों का अर्थ भी समाप्त हो जाता है, ये यहाँ पर इसने गलत लिख दिया है। अर्थ समाप्त नहीं होगा, डी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका, डी नंबर उत्तर माना जाएगा इसका। कारण क्या है, जैसे मैंने लिख दिया रेलगाड़ी,
अब जैसे रेलगाड़ी शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बहुत सारे ऐसे समास भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा समास होते हैं, लेकिन वो विकल्प पर निर्भर करता है। रेलगाड़ी का मतलब क्या हुआ? रेल पर चलने वाली गाड़ी। यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेलगाड़ी शब्द क्या है? समस्त पद है। जब इसका मैं विग्रह करूंगा तो क्या लिखूंगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर मैंने रेलगाड़ी लिख दिया, तो बीच वाले जो कारक चिन्हों का अर्थ है वो समाप्त हो जाएगा, अर्थ समाप्त नहीं होगा। ये कथन यहाँ पर इसने गलत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सा संधि शब्द जो है गलत है? संधि में से आपका प्रश्न आया है, और संधि सब जो आपका प्रकरण है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। संधि पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको संधि आती है तो वर्तनी संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो आप सही कर लोगे। इसके अलावा उपसर्ग में भी आपको मदद देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो संधि जो टॉपिक है इससे वर्तनी संबंधी और अशुद्धि और उपसर्ग दोनों में मदद मिल जाती है। अब देखिए, सत प्लस में धर्म, सतधर्म, सत प्लस में मार्ग, सदमार्ग, सत प्लस में शिव सचिव, और पितृ प्लस में उपदेश। तो यहाँ पर देखिए, सत प्लस में धर्म व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि किसी भी घोष वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, पहला और दूसरा वर्ण जो है वो घोष वर्ण होता है। कै वर्ण, कै हो गया, कै, या फिर टे, टे, या फिर पै। किसी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर वो घोष होता है, तो इनको अपने घोष बोल देते हैं। इनके साथ यदि किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, या सभी स्वर या अंतस्वर्ण, जैसे यह हो गया, र हो गया, ल हो गया, और वह, इनके साथ मिलन हो जाए तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। जैसे कै बदलेगा गै में, जय बदलेगा आपका जय में, कै बदलेगा डै में, तय बदलेगा दै में, और पै जो बदलेगा पैप है और पै। ठीक है, ये व्यंजन संधि का एक नियम है। तो यहाँ पर ध जो है तय वर्ग का चौथा वर्ण आया है, तय वर्ग का चौथा वर्ण आया है, और तय अपने वर्ग के तीसरे में बदलता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल आसान था। अगला सत प्लस में मार्ग, ये गलत हो गया। कारण क्या है? जब किसी वर्ग का पहला वर्ण दिया हो और उसके तुरंत बाद संधि विच्छेद करते समय, क्योंकि संधि अपने जानते हैं, जब संधि युक्त शब्द है, जब अपने संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मध्य विकार उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर कौन सा वर्ण आया है? किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोल दो, या नासिक्य वर्ण बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, यदि यहाँ पर पांचवा वर्ण आएगा तो हमेशा ध्यान में रखना, ये वाला वर्ण जो है अपने वर्ग के नासिक्य में बदलेगा। यानी तय वर्ग का नासिक्य, तय वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? न है, तो यहाँ पर न आना था। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। सन्मार्ग जो है सही संधि विच्छेद होता, सन्मार्ग जो है सही संधि विच्छेद होता। यहाँ पर बी नंबर जो विकल्प है गलत हो जाएगा। तत् प्लस में शिव सचिव, ठीक है। पितृ प्लस में उपदेश आपकी यण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर का है, ये आपकी व्यंजन का है, अभी ध्यान में रख लेना। ये भी सही, गलत कौन सा? बी नंबर। अगला, ईद मिलन समारोह समासिक पद का सही विग्रह। अब जैसे समास शब्द है, समास के अंदर या तो आपको शब्द देकर उनमें केवल समास पूछेगा, या फिर आपसे समास विग्रह पूछ लेगा। बिल्कुल आसान प्रकरण है। अब यहाँ पर आपसे केवल समासिक पद दे रखा है और उसका समास विग्रह पूछ रहा है, सही कौन सा है? सही विग्रह जो है वो कौन सा है? ईद और मिलन का समारोह है, ईद का मिलन का समारोह है, ईद का मिलन और समारोह है, ईद के मिलन का समारोह होगा भी, ईद के मिलन का समारोह है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ये आम उसके लिए इस वाक्य में रेखांकित अंश है, ये लो रेखांकित कर देता हूं, उसके और लिए। ठीक है, दोनों के बारे में बताना है। तो देखिए, उसके ये जो शब्द है किस में आएगा? तो अपने जानते ही, ना ही तो उत्तम पुरुष में आएगा, ना ही मध्यम पुरुष में आएगा। इसका उसका ये जो शब्द है अन्य पुरुष के अंदर आएंगे। जब वक्ता उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यानी श्रोता दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, ठीक है, तो यह व्यक्ति तो क्या है? खराब है, उसका पेट खराब है। तो यहां पर हमेशा ध्यान में रखना। और लिए शब्द कौन सी कारक विभक्ति है? संप्रदान है। तो यहां पर देखिए, ये तो स्पष्ट है, यहाँ पर अपादान दे रखा है, संप्रदान ही होगी। लेकिन मध्यम नहीं हो सकता, उत्तम नहीं हो सकता, वापिस से मध्यम, तो अन्य पुरुष सर्वनाम ए नंबर। यहाँ पर उसके और लिए दोनों जोड़कर पूछा है आपसे, अन्य पुरुष एक वचन और संप्रदान के लिए। ठीक है, ए नंबर आ जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद जो है आपका गलत है? कौन सा जो संधि विच्छेद है गलत है? अनशन, फिर दिया अपने को उत्थान, उसके बाद है तद्धित, और फिर अपने को क्या दिया है? परस्पर।
संधि विच्छेद दे रखा है, अपने को क्या छांटना है, गलत छांटना है। अब यहाँ पर जो आपका मॉडल है उसके अनुसार अगर अपने देखें, अनशन उत्थान यहाँ पर तद्दित गलत बना रखा है। ठीक है, पेपर के अंदर जो आपको दिया है थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक नियम है व्यंजन संधि का, जैसे ही तय के बाद है आता है, ये वाला जो तय वर्ण है दै में बदलेगा। ठीक है, और ये जो है वर्ण है वो किस में बदलेगा, ध्य में बदलेगा। जैसे शब्द आता है पद्धति, पद प्लस में हति, क्या बनता है, पद्धति बनता है। पद्धति हमेशा ध्यान में रखना, जो वर्ण पैरों में आता है वो पूरा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर इस ध्य वर्ण में स्वर है, दै में कोई स्वर नहीं है। जैसे शब्द आता है तद्दित, तत् प्लस में हित, तद्दित, यहाँ पर त्रुटि की गई है। ठीक है, यहाँ पर तो इसने सही बना दिया है, लेकिन जो आपका मॉडल है वहां पर यहाँ पर त्रुटि की गई है। उद प्लस में थान, ये बिल्कुल ठीक है। दै जो है तय में बदलता है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी ठीक है। और परस्पर विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो गलत कौन सा, सी नंबर यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। ये नियम ध्यान में रख लेना हमेशा। तय के बाद यदि है आता है, हमेशा तय किस में बदलेगा, तय में, और है वर्ण जो है ध्य में बदलता है। इसी प्रकार से जैसे उद्दत है बहुत सारे शब्दों में आता है, इसी प्रकार से ये वाला जो नियम है, तय के बाद यदि स आता है, स बदलता है आपका छ में, और तय किस में बदल जाता है, च में। इन नियमों के ऊपर एग्जाम में काफी प्रश्न बनते हैं। अब है काम का तद्भव। तत्सम तद्भव अपने जानते हैं, तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका वर्तमान समय में अपने हिंदी भाषा में प्रयोग में ले रहे हैं, उनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे वो थे वैसा का वैसा अपनों ने अपना लिया। वो क्या कहलाते हैं, तत्सम। तत् का मतलब उसी के समान। ठीक है, जैसे अपने अग्नि शब्द भी बोलते हैं और आग शब्द भी बोलते हैं। तो जो शब्द बोलने में थोड़ा या उच्चरित करने में मुश्किल होगा वो तत्सम है। जो शब्द बोलने में आसान होते हैं वो कौन से हो जाते हैं, अपने तद्भव। तद्भव का मतलब है तत्सम भाषा के जो तत्सम जो शब्द है ना, उनको रूप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए या उनका सरल रूप बना दिया जाए, वो अपने तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि का अपनों ने आग बना लिया, ठीक है, कार्य का कारज बना लिया, सूर्य को सूरज बोल दिया, करण को अपने कान बोल देते हैं। तो यहाँ पर काम पूछा गया है, काम का तद्भव क्या होगा, कारज शब्द होगा, सी नंबर। तद्भव भी पूछा है अपने से, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो तत्सम है। यानी कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर अपने को बोला है एग्जाम के अंदर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर इसने बोला है सभी के जो सभी शब्द है वो तत्सम होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी विकल्प के अंदर यदि अपने को एक भी ऑप्शन तद्भव का देखने को मिलेगा वो गलत माना जाएगा। उसको काट दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए, सरल, विरल और नख, ठीक है, सुतक, सहजात और बारात शब्द यहाँ पर आ गया। अपने को सभी शब्द तत्सम चाहिए, काट दीजिए। कार्य, कूप और कान, कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण होता है। इसी प्रकार से कूप का क्या होता है, कुआं होता है। कार्य का क्या होता है, कार्य होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, तद्भव आ गया है। जीर्ण, ठीक है, ज्येष्ठ। उसके बाद आश्चर्य, आश्चर्य को अपने क्या बोलते हैं, अचरज बोलते हैं। ये तो तत्सम है, लेकिन यहाँ पर तद्भव आ गया। तो बचा ऑप्शन कौन सा, ए नंबर। सभी के जो सभी शब्द तत्सम किस में है, ए नंबर ऑप्शन में है। अगला देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण जो है वो नहीं है। आपके शब्द शक्ति है, शब्द का मतलब, शब्द शक्ति का मतलब क्या है, शब्दों का अर्थ, अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति। ठीक है, जो कोई भी शब्द होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। ठीक है, शब्द शक्ति जो है, कई बार एग्जाम के अंदर आपको शब्द शक्ति या फिर शब्द वृत्ति भी देखने को मिल सकता है। वृत्ति का मतलब व्यापार से होता है। कई बार एग्जाम में आपको फंसाने के लिए वो शब्द शक्ति की जगह शब्द वृत्ति शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। अब इसके तीन भेद होते हैं, आपने पढ़ा होगा। कौन कौन से, अभिधा, सीधा प्रश्न आता है बहुत बार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा उनको अच्छे से पता है, लेकिन इसका एकदम सरल रूप बता रहा हूं। एकदम आसान प्रश्न आता है, एक सीधा सा प्रश्न बनेगा, परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, शब्द शक्ति की परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, शब्दों का अर्थ बोध कराने की जो शक्ति है उसी अपने क्या बोलते हैं, शब्द शक्ति बोलते हैं। तीन भेद होते हैं इसके, भेद पूछ सकता है। अभिधा का मतलब है, एकदम ध्यान में रखना, बिल्कुल साधारण अर्थ। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है मुहावरा। यदि आप मुहावरे आपने पढ़े हैं तो आपको लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में पता है। जहां पर अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्तियां जो है अर्थ बताने में असमर्थ हो जाती हैं, वहां पर अपने व्यंजना शब्द शक्ति प्रयोग में लेते हैं। अब ये है क्या, जैसे मैंने बोला गाय,
ठीक है। या फिर मैं कोई वाक्य बनाकर लिख दूं, जैसे राम गाय चराता है, बिल्कुल सीधे के सीधा अर्थ निकल रहा है, अपने को अच्छे से समझ आ रहा है। राम कोई व्यक्ति का नाम है, कोई लड़के का नाम है, वो गाय जो कोई पशु है उसको चराने का काम कर रहा है। एकदम साधारण अर्थ है, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है, आपके दिमाग में एक छवि बन रही है। तो क्या हो गया, ये कौन सी शक्ति है, अभिदा है। मैंने लिख दिया राम तो गाय है, राम तो गाय है। इसी प्रकार से मैं लिख दूं मोहन तो गधा है, मोहन तो गधा है। अब आपको क्या है, यहां पर सोचना पड़ेगा, कोई मुहावरा भी दे सकता है या लोकोक्ति भी दे सकता है। जैसे मोहन को देखते ही राम जो है 9-2-11 हो गया, या पुलिस को देखते ही चोर जो है वो 9-2-11 हो गया। अब एक वाक्य में ऐसे बोलूं, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो बिल्कुल अर्थ स्पष्ट है, भी चोर है वो पुलिस को देखते ही भाग गया। ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूं कि पुलिस को देखते ही चोर जो है 9-2-11 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको ये इसका अर्थ पता होना चाहिए, भी 9-2-11 होना इसका अर्थ क्या है। अब यहां पर मैंने लिख दिया राम तो गाय है, तो यहां पर गाय किसके लिए लिखा है मैंने, यहां पर गाय तो एक पशु है, गधा भी एक पशु है, तो यहां पर क्या मैं राम को एक पशु थोड़ी ना बोल रहा हूं। कहने का तात्पर्य राम तो गाय है, इसका मतलब राम का जो स्वभाव है वो गाय के जैसा सरल है। ठीक है। मोहन तो गधा है, तो मोहन वास्तव में गधा थोड़ी है, मोहन के अंदर जो गुण है वो गधे के समान है, यानी कि वो मूर्ख है। तो एक प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या हुआ, लक्षणा के अंदर आपको केवल और केवल मुहावरा ध्यान में रखना है। अभिधा जहां पर बिल्कुल सीधा अर्थ, कोई भी शब्द का सीधा अर्थ निकलेगा, जहां पर सीधा अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई लोकोक्ति या मुहावरे की भांति है, लक्षणा लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। तीसरा, जहां पर ये दोनों असफल हो जाएंगी वहां पर व्यंजना काम में आती है। जैसे मैंने ये बोल दिया कि रात हो गई, कोई एक वाक्य है, एक पिता ने अपने पुत्र से बोला रात हो गई, तो वो इसके कुछ भी अर्थ निकाल सकता है, वहां पर अभिधा भी शब्द शक्ति काम में नहीं आएगी, लक्षणा भी काम में नहीं आएगी। जैसे रात होने के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे रात हो गई है बेटा, इसका मतलब आप सो जाओ, या फिर रात होगी आप पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है। इसी प्रकार से आप, कोई किसान है वो ये समझेगा भी रात हो गई है, इसका मतलब अब हल चलाना अपने को बंद करना चाहिए, अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो जहां पर अभिधा और लक्षणा दोनों असमर्थ हो जाती है शब्द का अर्थ बोध कराने में, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति काम में आती है। ठीक है। आई बात समझ में, एकदम आसान सा है, कुछ विशेष नहीं है, 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने से पूछा है लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है, रे 2 दिन का यौवन। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, ये लक्षणा है। दिवस का अवसान समीप था, इस खंडर में बिजली सी उन्मुक्त जवानी दौड़ी होगी, यहाँ पर भी लक्षणा है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो बचा कौन सा अपना बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण यहां पर कौन सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है अपना सही उत्तर जो है माना जाएगा। बिल्कुल आसान है, 1-2 बार अच्छे से पढ़ोगे आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, कनक कनक में सोगुनी मादकता अधिकार, खा खाए बोराए जगवा पाए बोराए। इन पंक्तियों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, सीधा सा ही आपसे क्या है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे शब्द शक्ति पूछी जा रही है, अभिधा है या रूढ़ि लक्षणा है या प्रयोजनवर्ती है। ठीक है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, आपको एकदम काव्य पद रूप में दिया है, लेकिन अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा है। अगला, किस विकल्प में सही शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, इस विकल्प में सही शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। देखिए, जैसे मोटापा, कर्मठता, विनम्रता, वीरता। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल सही है अभी, वीर व्यक्ति, वीर पुरुष। ठीक है, मोटा व्यक्ति, विनम्र पुरुष, तो ये सभी विशेषण है। और जैसे इनमें अब उन्होंने प्रत्यय जोड़ा, क्या बनी, भाववाचक संज्ञा बन गई, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जीत, चुनाव, लिखाई और खेल, जीतना, सुनना, लिखना, खेलना सभी क्रिया से निर्मित है, बिल्कुल ठीक है अभी। इसी प्रकार से नजदीकी, सामीप्य, धीमापन और शीघ्रता, ये सर्वनाम थोड़ी है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा, ये गलत हो जाएगा अभी। अपनतव, ममतव, हाँ ये सर्वनाम से निर्मित है, ये सभी के सभी सर्वनाम से निर्मित है, तो गलत विकल्प कौन सा है, सी है। जैसे ये नजदीक है, समीप है, ऐसे शब्द किस में आते हैं, अव्यय या अविकारी शब्दों में आते हैं। ठीक है। अगला, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार सरल प्रश्न बनता है, लेकिन
क्योंकि आपका जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है वहां पर ऐसे प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। आपको वाक्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है। तो यहां पर देखो, आप तो पूरे विभीषण निकले। यहां पर जो ये विभीषण शब्द आया है, ये रावण के भाई जो विभीषण है उनके लिए नहीं आया है। ये बोल रहा है कि आप तो पूरे विभीषण निकले। कहने का तात्पर्य ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके गुणों की बात की जा रही है, उसके गुणों से इनकी तुलना की जा रही है। जैसे विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा दिया, उसी प्रकार से बोल रहा है आपके गुण जो है विभीषण से मिलते जुलते हैं। तो यहां पर विभीषण जो है एक जाति बन चुका है। आज देश में अनेक जयचंद है। ठीक है, जयचंद आपने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा है, अच्छे से जानते हो भी। आज देश में अनेक जयचंद है, तो ये अपने आप में क्या बन गया, जातिवाचक बन गया। यहां पर जयचंद जो है व्यक्तिवाचक रूप में नहीं आया। आप कलयुग के भीम हो, यहां पर भी ये जातिवाचक है। तो बचा अपने पास कौन सा, ए भी हो गया, बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है। डी नंबर जो विकल्प है वो अपना उत्तर हो जाएगा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी जहां पर एक वचन हो, किसी व्यक्ति विशेष का आपको नाम दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके गुणों की बात की जाएगी, उसकी तुलना किसी अन्य के साथ की जाएगी। जैसे यहां पर लिखा गया था देश में अनेक जयचंद है, यानी जयचंद के समान गुण रखने वाले बहुत सारे व्यक्ति है। तो ये अब यहाँ पर क्या है, बहुवचन रूप में आ गया है। अब ये उस जयचंद की बात नहीं कर रहा है जो पृथ्वीराज का मुसेरा भाई था। उसके गुणों के समान मिलने वाले बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उस समूह की बात कर रहा है। और समूह आ गया तो कौन सा हो गया, जातिवाचक। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा जो शब्द है वो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। आकाश, बाल, आंसू, होश तो अपने जानते हैं, आंसू हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। ये किस में आते हैं, सदैव बहुवचन में आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, सदैव बहुवचन। तो बचा कौन सा, ए नंबर। ये किस में आ जाएगा, आकाश सदैव एक वचन में आएगा। बहुवचन किसको कहते हैं, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु आदि का बोध हो। यहां पर देखिए सी और डी विकल्प दोनों सेम दे रखे हैं। ठीक है, कोई टाइपिंग त्रुटि है तो यहां पर जो है डी नंबर उत्तर हो जाएगा। डी भी सही है और जिसने सी किया है वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिस्ट से कुछ त्रुटि हुई है। यहाँ पर कुछ अलग लिखना था लेकिन गलती से शायद ये सेम जो है विकल्प दोनों एक जैसे आ गए। तो यहाँ पर सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। जिस बच्चे ने सी किया है उनका भी ठीक है और डी भी ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। उसने पढ़ाई ली होगी, बच्चे जो हैं स्नान करते होंगे। संदिग्ध यानी पूरा, जो संदिग्ध किसको बोलते हैं, पूरा जो कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसने पढ़ाई ली होगी, बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। अब यहां पर वर्तमान काल की बात कर रहा है वो। ठीक है, वर्तमान काल की बात कर रहा है और संदिग्ध वर्तमान काल तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये देखिए, होंगे, बच्चे स्नान करते होंगे, ताहे भी आया है और होंगे भी आया है। तो कौन सा हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। इसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, जैसे हेतु हेतु मदबूल हो गया। ठीक है, भविष्य काल हो गया, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है इन्हीं में से आते हैं। अगला है, किस क्रमांक में शब्द युगम का सही अर्थभेद है। शब्द युगम यानी, या इसको अपने श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी बोल देते हैं, समान प्रतीत होने वाले लेकिन अर्थ में क्या होती है, थोड़ी सी भिन्नता होती है, वो शब्द हैं। इनमें हमेशा जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसमें इनके क्या है, अधिकांशतः वो अर्थ जो है आपको देखने को मिलेंगे लेकिन उल्टा करके लिखता है। तो इनको क्या है, एक बार अच्छे से रिवीजन करना है। इनका क्या है, जब आप पेपर देने जाओ उससे पहले भी आपको यही कोशिश करनी है। ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसका रिवीजन करके जाना है आपको। तो सबसे पहले देखिए, तरनी और तरनी हमेशा ध्यान में रखना। ये वाला जो तरनी है ये क्या है, सूर्य को कहा जाता है, सूर्य। और ये वाला जो तरनी, बड़ी की मात्रा, हमेशा ध्यान में रखना। नाव कर लो या फिर नौका कर लो, एक ही बात है। इसको कैसे याद करोगे, नाव या नौका कहाँ पर चल सकती है, नदी में चल सकती है, और नदी में बड़ी की मात्रा आती है तो तरनी में भी बड़ी की मात्रा आएगी।
तो यहाँ पर उल्टा करके दे रखा है, तो ये गलत हो गया। अनल माने क्या होता है? आग। अनिल माने क्या होता है? हवा। या ये भी उल्टा करके दे रखा है। मिर्ची और मिर्ची, रश्मि और रवि। ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पर भी उल्टा है, तो अपना क्या हो गया? सही अर्थ पूछा है, सी नंबर हो जाएगा। अर्थ उल्टे करके दे रखे हैं। इस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर परिमाण स्वरूप लिख दिया है, परिमाणवाचक करना था। ठीक है, इसको समझ जाना आप। परिमाणवाचक है ये एक प्रकार से। देखो, विशेषण की अगर अपनी बात करें, जो संज्ञा सर्वनाम इनकी विशेषता प्रकट करता है उसे अपने बोलते हैं। जो संज्ञा की भी विशेषता प्रकट करता है और सर्वनाम की भी विशेषता प्रकट करता है, जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है उसे अपने क्या बोल देते हैं? विशेषण बोल देते हैं। अब विशेषण के मुख्य रूप से वर्तमान समय में मुख्य रूप से देखें तो 4 ही भेद हैं, लेकिन वर्तमान में जो हिंदी का व्याकरण है उन्होंने 5 भेद माने हैं। आजकल व्यक्तिवाचक विशेषण को भी माना जाता है, तो लेकिन उसमें प्रश्न नहीं बनते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में जैसे आप प्रत्यय जोड़ोगे, जैसे जोधपुरी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेब, इलाहाबादी जूतियां, कुछ भी, वो बिल्कुल आसान है। लेकिन जो 4 अन्य भेद है जिसमें अपने गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं, इसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण, संख्या जिनको अपने गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएंगे, जिनको अपने गिन नहीं सकते लेकिन केवल माप तोल सकते हैं, जहां पर आपको यूनिट दिखाई दे जाए, मीटर आ जाए, सेंटीमीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए, वहां पर यानी परिमाण की बात हो, मात्रा की बात हो, वो निश्चित परिमाणवाचक में जाएंगे। अब इसके भी 2 भेद हैं। जैसे संख्यावाचक के 2 भेद हैं। निश्चित संख्या की बात करेगा तो निश्चित संख्यावाचक। अगर संख्या निश्चित नहीं है, जैसे कुछ लोगों को मैं गिन सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कुछ लोग, तो अनिश्चित संख्यावाचक। 5 लोग, निश्चित संख्यावाचक। इसी प्रकार से परिमाण का मतलब हो गया, मापतोल की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है। 5 किलो निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन जैसे मैंने बोला कुछ किलो, अनिश्चित परिमाणवाचक। यही प्रश्न है। देखिए, 1 एकड़ जमीन, अब जमीन है, जमीन को अपने मापते हैं भी, सीधी सी बात है, और 1 एकड़ बोल दिया तो निश्चित परिमाणवाचक है, ये लिख 1 नंबर में ही है। अब यहाँ पर कुछ आटा दिया है, कुछ आटा दिया है, तो किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ आटा निश्चित नहीं है कितना है, तो क्या कर देंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक करेंगे, क्योंकि आटे को गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों को गिन सकते हैं। तो कोई व्यक्ति आया, कौन आया? ठीक है, इसी प्रकार से उस पंखे को साफ करो, तो इनमें तो कोई बात ही नहीं हो रही, ये परिमाणवाचक में आएंगे नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति है, या फिर अगर फल की बात आ जाए, जिसको अपने गिन सकते हैं उसको अपने संख्यावाचक में रखेंगे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया? ए नंबर हो गया। अगर मात्रा निश्चित है, 5 आ जाए, 10 आ जाए, कितनी भी आ जाए, अगर आपको ये यूनिट आ जाए, मीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए, सेंटीमीटर आ जाए, जहां पर भी दिखाई दे, निश्चित है, 5, 10, 15, 1, 2 या पॉइंट में भी दे, लेकिन निश्चित होनी चाहिए। अगर ऐसे शब्द आ जाए कुछ, तो वो अनिश्चित में चली जाए। बहुत ही आसान प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने एग्जाम में। ए नंबर हो जाएगा। अगला तो भी निकलेगी क्या? ये लीजिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन जो है वो गलत है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द है, बिल्कुल। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी है, ये गलत हो गया। अभी क्रिया विशेषण जरूर अविकारी है, लेकिन जो विशेषण है वो अविकारी नहीं, विकारी में आएंगे। ठीक है, 2 प्रकार के शब्द पढ़ते हैं अपने, विकारी और अविकारी। इसमें बहुत बार प्रश्न आता है और बच्चे गलत और करके आते हैं। विकारी के अंदर केवल आपके 4 नाम ध्यान में रखने हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बाकी जो अपने पढ़ते हैं, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, और विस्मयादि बोधक हो गया, और निपात को भी रखना चाहो तो रख सकते हो। ये सभी के सभी किस में आते हैं? अविकारी। अविकारी बोल दो, या इन्हीं अपने क्या बोल देते हैं? अव्यय बोल देते हैं, जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जबकि जो विकारी शब्द है इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे अपने बहुत सारे वाक्य में देखते हैं, कोई जो वाक्य बनता है, यदि वाक्य का कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रूप में आती है। जैसे यहाँ पर इसको अपने ऐसे समझ लो, जैसे राम
फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर करता क्या है, ये भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, तो क्रिया किस रूप में आई है, खेलना, पुल्लिंग रूप में आई है। जैसे राम की जगह मैं सीता कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, खेलती है। ऐसे करूंगा तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, विकार उत्पन्न हो रहा है। तो विकारी के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों विकारी में आते हैं। यहाँ पर ये बात तो ठीक है, क्रिया अविकारी में आएगा, लेकिन विशेषण भी अविकारी में आएगा, ये गलत हो गया। बी नंबर। बाकी अविकारी को अवयवी बोलते हैं, सही बात है। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद है, सकर्मक अकर्मक, ये बिल्कुल अपने पढ़ते ही हैं। बी नंबर। अगला, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित है। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ प्रकट करे। हमेशा ध्यान में रखना, विलोम शब्द के अंदर केवल एक बात अपने को ध्यान में रखनी है, जिस क्रम में पूछा जाता है उसी क्रम में उत्तर देना होता है। जैसे तत्सम शब्द दिया है तो विलोम भी तत्सम ही बताना है। यदि तद्भव विलोम दिया है तो विलोम शब्द दिया है तो अब अपने जो उत्तर है वो भी तद्भव विलोम में ही देंगे। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है अपने को। यहां पर देखिए, तेजस्वी का यशस्वी, ये तो समानार्थी दे दिया तो गलत हो गया। तेजस्वी का अपने क्या कर सकते हैं, निस्तेज कर सकते हैं। अभी तेजस्वी का अपने क्या कर सकते हैं, निस्तेज, बिना तेज के, ठीक है। तो ये गलत ही दे रखा है, पहला ही हो गया। बाकी अपने आप से ही हो जाएंगे, प्रसाद का विषाद, उद्विग्न का अनुद्विग्न, देवी देवी का आसुरी, ठीक है। अभी ए नंबर। कौन सा सही विलोम वर्ग जो है नहीं है, कौन सा जो विलोम वर्ग है वो सही नहीं है, बताइए भी। नैसर्गिक का कृत्रिम, बिल्कुल ठीक है। नैसर्गिक है, इसको कई बार इसकी जगह प्राकृतिक भी लिखा आ सकता है, एक ही बात होती है। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल हो गया। किसी प्रकार से भिज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा, ये गलत जोड़ा है। अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। और वाचाल का मूक, विधवा का सधवा, ठीक है। इसी प्रकार से अज्ञ पूछा जाता है, अज्ञ का विज्ञ होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। चलिए, अन उपसर्ग लग जाता है इसमें। तो ए भी यहां पर अपना ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, उत्तर नंबर बी। अगला, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। केवल और केवल जो विराम चिन्हों के चिन्ह है वो ध्यान में रखने हैं, और दो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे थोड़े से ठहराव के लिए अपने क्या कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ज्यादातर जो एग्जाम में प्रश्न आता है, एक लघु चिन्ह का आता है या फिर उद्धरण चिन्ह का आता है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है, किसी कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे अपने बोलेंगे अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये भी दो प्रकार के होते हैं, इकहरा और दोहरा, ठीक है। बी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होता है। अगला है, शुद्ध शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम जो है प्रयुक्त होता है। फिर चौथा है, अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द से क्या होता है, पहले होता है। अच्छा प्रश्न है, लैंग्वेज बनाकर जो है आपसे पूछा गया है। अर्धविराम एक आता है अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह हो गया केवल, ये अर्धविराम आ जाएगा इस प्रकार से, ऊपर एक बिंदी सी लग जाएगी। चिन्ह भी आपको ध्यान में रखने हैं। अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों में प्रयुक्त होता है, ये बात ठीक है, अपने को असत्य छांटना है। अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है, ये बात भी ठीक है। शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहां पर नहीं होता है भी। कथन नंबर सी जो है अपना गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए तो जिजीविषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे जीवन जीने की इच्छा जिजीविषा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु,
या फिर केवल मोक्ष की इच्छा तो मुमुक्षा हो जाता है, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा आ जाता है। किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा, अभीप्सा जो है वो इच्छा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, जैसे ईप्सा हो गया, ईप्सित, लालसा, इहा, चाह है, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची है। तो बिल्कुल किसी वस्तु को पाने की जो नितांत इच्छा है उसी अपने क्या बोल देंगे, अभीप्सा बोल देंगे। जिसके बिना कार्य न चल सके, यानी जिसको अपने टाल नहीं सकते, जिसको टाल सकते हैं अपरिहार्य, जिसको नहीं टाल सकते अपरिहार्य। काफी बार आता है। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, कम खर्च करने वाला मितव्ययी। तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, बिल्कुल तट पर रहने वाला। ये वो तट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तट यानी किनारा, ठीक है, पर्यायवाची में अपने पढ़ते हैं। तट मतलब जो किनारा है, कुल है, कगार है, उसकी बात नहीं हो रही है। तट की रक्षा करने वाला जो किनारे से सटा हुआ है, ये बाकी बाकी जो है सभी गलत है, ए नंबर। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, या यानी अपनी जगह पर टिका रहने वाला। जब दो पक्षों के बीच में किसी के मध्य कोई बातचीत चल रही हो या कुछ कोई मुद्दा हो, मामला हो, वहां पर दोनों ही पक्षों की जो अपने बोलते हैं सामान्य शब्दावली में, जो मदद, किसी का पक्ष नहीं लेने वाला, यानी दोनों का ही पक्ष न ले, विवाद या गुटबाजी से अलग रहे, ए नंबर। इस वाक्य में संभावनावर्ती का प्रयोग हुआ है। संभावना वृत्ति का प्रयोग हुआ है। लगता है इस बार अच्छी वर्षा होगी, ठीक है। अब देखिए संभावना की बात हो रही है, संभावना वृत्ति का प्रयोग हुआ है, हुई नहीं है, और लग रहा है कि इस बार अच्छी वर्षा जो है हो जाएगी, तो ए नंबर ही विकल्प हो जाएगा भी। लगता है, क्योंकि यहां पर ये आ चुका है, इस बार जो है अच्छी वर्षा जो है होगी, तो संभावना जताई जा रही है, ए नंबर ही हो जाएगा। बालक घर जा चुका था, दो और दो मिलकर चर हो जाते हैं, दिन नहीं भाई, ए नंबर ही होगा। चलिए अगला, युक्त वाक्य का उदाहरण है। देखिए वाक्य अपने पढ़ते हैं। रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, जिनमें केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है। फिर संयुक्त वाक्य, जिनके अंदर अपने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे अपने और शब्द हो गया, या शब्द हो गया, लेकिन शब्द हो गया, इसलिए शब्द हो गया, इनके द्वारा जोड़ते हैं। इसी प्रकार से एक वाक्य अपने पढ़ते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है, जहां पर दो उपवाक्य होते हैं। एक जो उपवाक्य है, जो प्रधान वाक्य है, उस पर क्या होता है, आश्रित होता है, ठीक है। वाक्यों का ही मतलब उपभेद अपने बोल सकते हैं उपवाक्य, जहां पर दो उपवाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और दूसरा उस पर क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। उसके अंदर अपने की हो गया, क्योंकि हो गया, ऐसे शब्द अपने को देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही आसान है, तीन चार शब्द ध्यान में रख लेना, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अपने को छांटना है संयुक्त वाक्य। वैसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। वहां जो कुछ देखने योग्य था, मैंने सब देख लिया। उन्होंने जो कुछ दिया, उसी से मुझे परम संतोष है। अब आप एक बात बताओ, अगर इन आगे वालों को मैं हटा दूं तो पहले वालों का कुछ अर्थ आपको समझ में आएगा, यानी ये एक दूसरे पर आश्रित है। अगला देखो, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। दोनों अलग अलग वाक्य हैं, इनको किसके माध्यम से जोड़ा गया है, और के माध्यम से। मैं आगे बढ़ गया एक अलग वाक्य है, वह पीछे रह गया एक अलग वाक्य है, ठीक है। इन दोनों को और इन संयोजक के माध्यम से जोड़ा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, अभी डी नंबर है। अब जैसे यहां पर देखो, वह ऐसी बातें कहता है, यहां पर मैं वाक्य खत्म कर दूं, आपको क्या पता चलेगा कैसी बातें करता है, अच्छी करता है, बुरी करता है, लेकिन स्पष्ट कहां पर हुआ, वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। इस पर आश्रित हो गया ना, दो सौ ऐसे शब्द आपको पहचान के रूप में देखने को मिल जाएंगे, डी नंबर विकल्प। अगला, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है। कै वर्ग है तथा ए या आ कंठ्य वर्ण माने जाते हैं, बिल्कुल है भी कंठ्य वर्ण है। वर्णमाला में से आपका प्रश्न आया है। समस्त जो स्वर है अघोष वर्ण होते हैं, समस्त जो स्वर है वो अघोष वर्ण होते हैं, ये कथन गलत है भी। कै वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं अपने। और डे और डे को उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है भी, ये उत्सिप्त में आते हैं। उत्सिप्त का मतलब होता है इसको जैसे फेंके गए वर्ण, तब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख्य विवर से अपने को ऐसा लगेगा जैसे इन वर्णों को बाहर फेंका गया है, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, ठीक है। ये एक तो जो टै वर्ग में आता है डे और डे, ये वो वाली नहीं है, इनके नीचे क्या लगती है, ऐसे बिंदी सी लगती है,
ध्यान में रखना। चैवरक को अपने स्वर संघर्षी बोलते हैं, लेकिन जो समस्त स्वर है वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। घोष बोल दो या फिर सघोष बोल दो, यानी इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है। तो बी जो विकल्प है यहाँ पर गलत दिया गया है, देख लेना। हो सकता है आपको पेपर के अंदर उत्तर जो है कई बार क्या है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो टाइपिस्ट हैं वो गलत टाइप कर देते हैं, जैसे बी टाइप करना था तो सी टाइप हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेना वहां पर अगर कुछ गलती है तो। अगला, किस क्रम में कथन जो है असत्य है, कथन बताना है असत्य। संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। देखिए यहीं पर गलती कर दी, संविधान में 14 सितंबर 1949 आएगा, यहाँ पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा जो है घोषित किया गया, या राजभाषा का जो दर्जा है वो दिया गया। यदि आपसे पूछा जाए पहली बार भारतवर्ष में 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस है वो कब से बनाना शुरू किया गया, तो वो 1953 में पहली बार जो है बनाया गया। 14 सितंबर को अपने क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं भी। और तब से लेकर ये अब क्या है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब मनाया गया, 1953 में मनाया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 10 जनवरी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से मातृभाषा दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए 21 फरवरी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 1 नंबर जो विकल्प है अपना गलत हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही हुआ, ठीक है भी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1949 में ही तो क्या है राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा का तात्पर्य क्या है, सरकारी प्रयोजन में काम में ली जाने वाली भाषा। ऐसा सीटी में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में दोबारा प्रश्न बन जाए। हिंदी अपनी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान में रखना। अपने देश के अंदर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है। जितने भी सरकारी कार्यालय है वहां पर जो भाषा प्रयोग में ली जाती है हिंदी, और सहयोगी प्रशासनिक भाषा यदि आपसे पूछी जाए वो अंग्रेजी है। उसको राजभाषा का दर्जा नहीं है, लेकिन वो निरंतर चली आ रही है अभी तक, उस पर कोई भी नियम नहीं बना है, तो उसे सहयोगी प्रशासनिक भाषा के रूप में काम में लिया जाता है। अगला, संविधान के अनुच्छेद 348 एवं 49 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है। ठीक है ये बात भी, क्योंकि 343 से लेकर 51 तक भाषा के बारे में ही है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाओं से है। ठीक है, ए नंबर यहाँ पर गलत है। अपने जानते हैं अलग अलग, जैसे अपने पड़ोसी राज्य आप देख लो, पंजाब के अंदर पंजाबी को राजभाषा का दर्जा है। अपने राजस्थान वाले भी राजस्थानी को राजभाषा दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब मूल संविधान मिला, मूल संविधान में भी काफी बार प्रश्न आता है, पहले कितनी हुआ करती थी, 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 8 और जुड़ गई, अब 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में जिनका उल्लेख है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, तो शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का जो भावार्थ है वो सही नहीं है, भागते भूत की लंगोटी भली, जो मिल गया वही कम। देखिए, भागते भूत की लंगोटी भली यानी जो मिल जाए वो अच्छा है, ठीक है, जो मिल गया वही कम नहीं बहुत है। यहां पर इसका अर्थ ऐसे होना चाहिए था। तो जो भागते से, जो मान के चलो कोई भी जो कीमती वस्तु है वो लूट कर ले जा रहा है, तो जो भागते भूत की जो लंगोटी भली है इसके अंदर जो मिल गया वही कम नहीं आएगा, जो मिल गया वही बहुत है, ऐसा होना था, तो ये गलत माना जाएगा भी। देखिए कितनी छोटी गलती की है इसने। खुदों की पगड़ी मादों के सर, किसी का दोष किसी पर मंडना, ठीक है भी। गई मांगने पूत हो आई भरतार, थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान होना, ये भी अच्छा है, ठीक है। उगले तो अंधा निगले तो कोड़ी, विपरीत कार्य करना, ठीक है भी। तो गलत कौन सा है अपना, ए आ जाएगा। यहां पर कम दिया गया है जो कि गलत है। अगला, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। इंद्र का अखाड़ा, मौज की जगह लेना, ठीक है। गागर में सागर भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना। दाल में काला होना, प्रतिकूल कार्य, यहां पर कार्य का मतलब नहीं है। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, ठीक है, यहाँ पर कार्य की कोई बात नहीं है, ये गलत दिया गया है। बिल्कुल आसान था ये एकदम, ये भी ठीक है। गागर में सागर बनना यानी बहुत कम शब्दों में अपनी बात जो है कह देना। वायदे का पक्का होना यानी बात का धनी होना,
तो गलत कौन सा हुआ, सी होना। अगला, निम्नलिखित संज्ञाएं नित्य पुल्लिंग में ही प्रयोग में ली जाती है। किस वर्ग में वह संज्ञा है जिसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप मिलते हैं? अपने को वो सब छांटने हैं जिनके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप जो दोनों रूप में मिलते हैं। देखिए, पहले में दिया है उल्लू, खरगोश, पक्षी, मच्छर। तो अपने जानते हैं जैसे मच्छर है तो अपने इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं, जैसे मादा मच्छर बोल देते हैं, ठीक है, या फिर मछली करते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। अगला देखिए, मनुष्य हो गया, फिर अपने को भेड़िया, गिद्दड़, कौवा। अगले में दिया है गेंडा, देश, दही और तोता। अपने को छांटना है जिसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो दोनों रूप हैं वो अपने को छांटना है। तो कौन सा हो जाएगा, पानी। पानी का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों यही है भी। फिर घी हो गया, गायक और गुस्सा, ठीक है भी। 3 नंबर हो जाएगा इसका, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप, डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि आपसे पूछी जा रही है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ठीक है भी। लड़के और लड़कियां जो है पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर हमारी प्रदेश की सरकार जनता की सहायतार्थ बैंक खोल रही है, और मोती जो है सीपी में पलता है, यहां पर डी होना चाहिए, मोती। नहीं, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है, अपना सी नंबर गलत है। हमारी प्रदेश की सरकार जनता की सहायतार्थ जो है बैंक खोल रही है, अपने से पूछा है लिंग संबंधी, यहाँ पर सी नंबर। अगला, निम्न में से कौन सा मुहावरा है उसका अर्थ जो है वो सही है? तेली का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, ये नहीं होगा भी। तेली का बेल होना मतलब जो परिश्रम अधिक करता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है, तो ये गलत दे रखा है। अपने को सही छांटना है। गागर में सागर बढ़ना, थोड़े शब्दों में अधिक करना, ये बिल्कुल ठीक है। तोली दामन का साथ होना यानी एकदम घनिष्ठ संबंध होना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तालू में जीभ न लगना, भूख से तड़पना नहीं है, तो मतलब ज्यादा बोलता है, चुप ही नहीं रहता है, तालू में जीभ न लगना, तो ये भी गलत है। सही कौन सा, बी नंबर। बी नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगला, दांतों तले अंगुली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले अंगुली दबाना, तो बिल्कुल स्पष्ट है, आश्चर्यचकित हो जाना, सी नंबर हो जाएगा भाई। प्रत्ययों के प्रयोग से तात्पर्य है, नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, अर्थ को नया रूप मिलता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, या फिर नए शब्दों, तो अपने जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द निर्माण की इकाइयां भी अपने बोलते हैं। ये जो है उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से प्रत्यय जो है बाद में जुड़ते हैं, अपने जानते हैं ये बात। तो नए शब्दों का निर्माण होता है, 3 नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है? देखिए भी, अभिजात प्लस में यह प्रत्यय जोड़ा, अभिजात्य। चाचा प्लस में एरा, चचेरा। दीति प्लस में यह, दैत्य। राधा प्लस में ए, राधे। यह प्रत्यय यहाँ पर ए नंबर में दिक्कत है भी, क्योंकि यह प्रत्यय का एक नियम है, हमेशा ध्यान में रखना। जब भी यह प्रत्यय आप जोड़ोगे, कोई भी जो शब्द होगा उसका पहला जो वर्ण है इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अपने को दिया था अभिजात प्लस में यह प्रत्यय जोड़ना था, तो यहाँ पर जो ए स्वर है इसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। और जो अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा स्वर रहित रह जाएगा, इसका मतलब ये इसका आधा रूप लिखा जाएगा, इसमें से स्वर बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अभी, अभिजात्य बनना था, ये अभिजात्य। यहाँ पर देखिए केवल ए दे रखा है, उत्तर कौन सा, ए नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पर दीति में देखो, दीति जो शब्द था इसमें क्या दिया इसने, दीति प्लस में यह, क्योंकि यहाँ पर ई स्वर है, से छोटा ई हो या फिर दीर्घ ई हो या फिर ए दे रखा हो, हमेशा क्या बनेगा, आई बनेगा, यानी ऊपर 2 मात्रें। तो ये क्या बना, दई। तय आधा रूप रह गया, स्वर निकल गया, क्या बना, दैत्य। बहुत बार पूछता है, जैसे एक में अपने यह जोड़ते हैं,
हिंदी में भी पढ़ते हैं। मतेके आता है, क्या बनता है, ऐ क्या बनता है, ऐ क्या में से स्वर बाहर निकला, यह प्रत्यय। तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, उत्तर नंबर ए। अभिजात में क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, बिल्कुल आसान था। अगला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अपने से पूछा जा रहा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधा सा उत्तर निकलेगा। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद जो हैं वो कितने माने गए हैं, ये लीजिए भी। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी नहीं भी। अपने से स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, हमेशा ये चार ही आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उसमें एक संकर शब्द और दिया होता है, जैसे दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर जो शब्द बने हैं। जैसे रेल जो शब्द है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन गाड़ी जो शब्द है हिंदी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से जैसे बम वर्षा हो गया, तो बहुत सारे ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे अग्निबोट आता है, तो अपने संकर शब्द भी पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये चार ही ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, तत्सम संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप में बिना किसी परिवर्तन के अपनों ने हिंदी में अपना लिया या काम में ले लिए। तद्भव तत्सम शब्दों के रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया, जैसे अग्नि भी अपने लिखते हैं और आग भी लिख लेते हैं, जैसे अक्षय भी लिख लेते हैं और आंख भी लिख लेते हैं। देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में कोई स्रोत हमें पता नहीं है, या अपन समय के अनुसार अपनों ने अपनी मन से जो शब्द घड़ लिए, जैसे लोटा, पगड़ी, प्रात, ठीक है, ऐसे शब्द। इसका मतलब होता है जिनकी उत्पत्ति देश के अंदर ही हुई है, देशज। विदेशी का मतलब, विदेशी का मतलब जो बाहरी भाषाओं से आगत शब्द हैं उनको अपने बोल सकते हैं, उनको अपने क्या बोल देते हैं, विदेशी शब्द बोल देते हैं। चलिए भी अगला प्रश्न अपने देखते हैं। ओ, श्रृंग, वायु और परशु निम्न में से किस प्रकार के शब्द है। तो बिल्कुल देखिए, श्रृंग शब्द अपने को दिया है, वायु शब्द अपने को दिया है, ओस अपने को दिया है, तो कौन सी भाषा के शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, तत्सम जो शब्द हैं। ठीक है, अगला, शब्द किसे कहते हैं। शब्द जो हैं किसे अपने कहेंगे, एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को बोलेंगे, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को बोलेंगे, या एक या एक से सार्थक वर्णक समूह को बोलेंगे, या जो ध्वनि की लघुत्तम इकाई है उसको बोलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शब्द जो है अपनी किससे बोलेंगे, तो सीधी सी बात है भी, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को बोलेंगे। 3 नंबर ऑप्शन होगा। जैसे मैं लिख दूं कै प्लस मैं प्लस ले, इनको जोड़ दिया तो कमल अपने जानते हैं किसी व्यक्ति या लड़के का भी नाम हो सकता है। कमल अपने प्रायवाची में पढ़ते हैं, फूल पुष्प का नाम है। लेकिन मैं ऐसे जोड़ दूं इसको, मैं प्लस कै प्लस में ले, मकल, इसका कुछ अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो सार्थक वर्ण समूह को बोल देते हैं, 3 नंबर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला देखिए, आमदनी, आवारा, दिलेर, दीवार शब्द कौन सी भाषा के हैं। जो आपके तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं, वहीं पर आपको जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, जैसे खंजर हो गया, चाय शब्द हो गया, रिक्शा शब्द हो गया, एडवोकेट शब्द हो गया, तो कुछ ऐसे शब्द हैं, सभी आपको याद नहीं करने हैं, कुछ जो विशेष शब्द हैं जो पहले की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोई ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक लीजिए, उनमें से इनका जो है अभ्यास कीजिए। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, आपसे पूछा जाएगा जो खंजर शब्द है कौन सी भाषा का है, या जो चीनी शब्द है कौन सी भाषा का है, या फिर जैसे आमदनी, आवारा, दिलेर या जो दीवार हैं
तो इनको थोड़ा सा एक बार आपको ध्यान देना होगा कौन सी भाषा से आए हुए हैं। अपने हिंदी में प्रयोग में ले रहे हैं तो सी, ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा के ये शब्द हैं। बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, ध्यान में रखना, फारसी भाषा के शब्द हैं ये। अगला, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द जो है वो क्रिया नहीं है? वह टहल रहा है। टहलना जो है एक अच्छा व्यायाम है। मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ। वह 3 घंटे से इधर ही टहल रहा है। तो यहां पर देखिए टहलना, ये संज्ञा के रूप में आया है क्या? यहां पर टहलने वाला कौन है? वह है। मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ, टहलने वाला कौन है? मैं हूं। यहां पर करता है, ये सभी के अंदर क्रिया के रूप में आ रहा है। अपने से पूछा है क्रिया में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर विकल्प हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया है एक क्रिया के पश्चातवर्ती क्रिया। जब दो क्रियाएं एक साथ आती है ना, जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, जब दो क्रियाएं एक साथ आती है तो एक क्रिया जो पहले हुई घटित हो जाती है उसे अपने पूर्वकालिक बोलते हैं। जैसे मैं बोल दूं मोहन भोजन करके सो गया। अब यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक क्या है? करना कर लो, और एक क्या है? सोना। पहले कौन सी क्रिया हुई? करना। तो इसके अंदर आपको कर प्रत्यय भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे राम जो है स्नान करके पढ़ने बैठ गया, उस पहले उसने क्या है? स्नान किया है, उसके बाद उसने पढ़ाई शुरू की। या फिर राम जो है क्रिकेट खेलकर सो गया, तो पहले उसने क्रिकेट खेला है। ठीक है, क्रिकेट खेल कर, तो आपको प्रत्यय भी देखने को मिल जाएगा। बहुत आसान है ये। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया के पश्चातवर्ती क्रिया, वाक्य के प्रारंभ में आने वाली भूतकालीन क्रिया, वाक्य के अंत में आने वाली भूतकालीन क्रिया, या किसी क्रिया के पहले आने वाली क्रिया। जब दो क्रियाएं एक साथ आएगी तो जो पहले वाली क्रिया है उसे अपने क्या बोल देंगे? पूर्वकालिक क्रिया बोल देंगे। इस वाक्य में आक्रमक क्रिया नहीं है। अब देखिए, कर्म के आधार पर अपने पढ़ते हैं क्रिया की दो भेद है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब जहां पर कर्म मौजूद होगा, अकर्मक का मतलब जहां पर कर्म जो है आपका मौजूद नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा बताता हूं, हमेशा ध्यान में रखना। अपने पढ़ते हैं अकर्मक, क्योंकि इसमें अ उपसर्ग लगा है, इसका मतलब कर्म नहीं है। सकर्मक यानी कर्म सहित। सकर्मक के अपने दो भेद पढ़ते हैं, कौन कौन से? एक कर्मक और विकर्मक। एक कर्मक का मतलब है कोई भी जो वाक्य है उसमें चाहे तो आपका मुख्य कर्म मौजूद होगा या फिर जो है आपका गौण कर्म मौजूद है। विकर्मक का मतलब है वाक्य में आपका पहले जो है गौण कर्म आएगा, हमेशा इसी फॉर्मेट में चलेगा। पहले गौण कर्म आएगा भी 1 नंबर पर, उसके बाद में आपका मुख्य कर्म आएगा। जब दोनों कर्म मौजूद होंगे तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? विकर्मक हो जाएगी। ठीक है, पता कैसे लगाओगे? जब भी आप क्रिया से कोई भी जो वाक्य है सबसे पहले उसमें क्रिया ढूंढो। क्रिया से प्रश्न करो आप कौन, हमेशा जो आपको उत्तर मिलेगा वो आपका कर्ता होगा। क्रिया से आप प्रश्न करो क्या, हमेशा जो उत्तर मिलेगा वो आपका मुख्य कर्म होगा। और मुख्य कर्म हमेशा क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है, और क्रिया से प्रश्न करो आप किसे या फिर किसको, को जो उत्तर मिलेगा वो आपका गौण कर्म होगा। और गौण कर्म जो है हमेशा सजीव होगा, और जो ये को वाली विभक्ति है हमेशा सजीव कर्म के साथ ही लगती है। ठीक है, अब देखिए, अपने से पूछा है अकर्म क्रिया नहीं है, यानी उसमें क्या है? कर्म मौजूद, अकर्म क्रिया नहीं है। ठीक है, जंगल में हिरण दौड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, सुनीता ने अपने भाई से फोन करवाया। ठीक है, अभी तो यहां पर देखिए, फोन करवाना, फोन करवाया है किससे? भाई से करवाया है, सजीव कर्म है। छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, वैसे रोना जो क्रिया है अकर्मक में आती है, दौड़ना भी अकर्मक में आती है, क्योंकि जब अपनी क्रिया से प्रश्न करेंगे ना क्या और किसे या किसको, तो उत्तर नहीं मिलेगा। दौड़ते हैं, कहाँ दौड़ते हैं? मैदान में दौड़ते हैं, कहाँ का उत्तर मिलता है? क्या, किसे या किसको? इन तीनों में से उत्तर मिलना चाहिए, तभी वो सकर्मक मानी जाएगी। अब यहाँ पर अपने को कहाँ से उत्तर मिलेगा? रोते हैं, किस प्रकार से रोते हैं? धीरे, तेज, या? ठीक है, तो सी नंबर विकल्प हो जाएगा।
यहाँ पर जो अपना उत्तर हो जाएगा, ये बोल रहा है अकर्मक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसी होनी चाहिए, वो सकर्मक होनी चाहिए। जो अपनी क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, सकर्मक जो है होनी चाहिए। यही तो दिया है, अकर्मक जो है नहीं है, बाकी सभी क्या है, अकर्मक है। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग है। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का जो प्रयोग हुआ है, जो आपके अविकारी शब्द है वहां से आपका ये जो प्रश्न है पूछा गया है। ठीक है, पहला है वह पढ़ता है परंतु पास नहीं हो पाता है, वह ईमानदारी से काम करता है, घर के भीतर जो है एक मंदिर है, ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो, या फिर अनुत्तरित प्रश्न। देखिए अव्यय या अविकारी किसको बोलते हैं, ऐसे शब्द आप वाक्य के अंदर चाहे कर्ता बदल लो, कर्म बदल लो या फिर क्रिया बदल लो, इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, इसी वजह से इन्हें अपने क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता है, एक नंबर ही हो जाएगा भी। ठीक है, कई बार संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और कई बार विस्मयादि बोधक में से एक आध प्रश्न बनता है। हालांकि जो अविकारी शब्द है उनमें आपके जो प्रश्न बनने के जो ज्यादा चांस रहेंगे वो आपके क्रिया विशेषण में से रहेंगे। ठीक है, तो क्रिया विशेषण को अच्छे से पढ़ना है, और जो संबंध बोधक और समुच्चय बोधक बिल्कुल आसान है, एक बार इनके जो शब्द है उन पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, बस और कुछ नहीं है। इनमें प्रश्न बहुत कम आते हैं। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, और क्रिया में, तो क्रिया तो एग्जामिनर का फेवरेट है, अकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया और द्विकर्मक हो गया, क्योंकि थर्ड ग्रेड का जो आपका एग्जाम है उसके लेवल के अनुसार अगर अपने देखें तो यहाँ से प्रश्न जो आपकी जरूर बनेंगे। अकर्मक क्रिया है, चिड़िया दाना चुग रही है, यानी कर्म मौजूद नहीं है। पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए चुगना क्रिया यहाँ पर क्या चुग रही है, दाना चुग रही है, चुगने वाली कौन है, चिड़िया है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्रिया है, किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, कहाँ का उत्तर मिल सकता है, तो डी नंबर जो है अपना हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी सी इसने गलती कर दी, यहाँ पर तारा वगैरह कुछ देना था, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसका जो सही उत्तर है वो डी माना जाएगा। उड़ना क्रिया है वो अकर्मक में ही आती है, और यहाँ पर अपने देखें तो जब क्रिया से अपने प्रश्न करेंगे क्या, किसे या किसको, तो अपने को उत्तर नहीं मिलेगा, तो उत्तर नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर मैदान में चारा चर रहे हैं, चरना क्रिया है, क्या चर रहे हैं, चारा चर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। बाकी सब अपने किस में आ जाएंगे, सकर्मक। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, वह चतुर निकला, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे वह चालाक निकला, ठीक है, या वह चोर निकला। ये जो निकला शब्द आपको देगा ना, वो इसलिए देता है क्योंकि जब अपनी क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या क्या निकला, चोर निकला, चतुर निकला, बहादुर निकला, ईमानदार निकला, तो ऐसा लगता है भी इसमें क्या है, क्रिया मौजूद है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, जहां पर भी ये जो निकला शब्द आ जाए ना, आंख बंद करके क्या करना है, अपने को अकर्मक करना है। ये एग्जामिनर एग्जाम में देता इसी वजह से है क्योंकि अपने जैसे ही प्रश्न करेंगे, अपनों ने देखा है क्रिया से जब अपने प्रश्न करते हैं कौन, तो अपने को उत्तर मिल जाता है कर्ता, कर्ता की पहचान होगी। फिर क्रिया से अपनों ने प्रश्न किया क्या, उत्तर मिला, तो इसका मतलब वाक्य में मुख्य क्रम मौजूद है। जब अपनी क्रिया से प्रश्न करेंगे किसे या फिर किसको, अगर इनमें से कोई एक उत्तर मिल गया, इसका मतलब उसमें गौण क्रम भी मौजूद है। दोनों साथ में मिल गए, इसका मतलब उसमें दोनों ही कर्म मौजूद है, यानी द्विकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक तो होगी और द्विकर्मक होगी। ठीक है, तो अब ये जो निकला है वो इसी वजह से देता है, जब अपने प्रश्न करते हैं क्या निकला, चोर निकला, चतुर निकला, बहादुर निकला, ईमानदार निकला, तो ऐसा लगता है, जबकि ये किस में आएगा, अकर्मक में आएगा, पहला ही हो जाएगा। गलत विकल्प कौन सा है, ए नंबर, अकर्मक होगा ये। पूर्वकालिक अपने पढ़ चुके हैं, जब दो क्रिया एक साथ आएगी तो पहले वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक, जैसे देखिए वह कॉलेज में आकर सो गया, दो क्रिया हैं, एक सोना है और एक आना है, तो पहले जो हुई आना उसमें कर प्रत्यय भी लगा है। उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, खाना क्रिया है, क्या खाया, आम खाया। मोर नाश्ता है, अकर्मक है, बिल्कुल है भी,
नाश्ता है, अकर्मक है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। गलत कौन सा? ए नंबर। चलिए, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? द्विकर्मक जो है क्रिया है। राम और श्याम ने केले और आम खाए। अब यहां पर आप देखो, खाना क्या है? क्रिया है। क्रिया से प्रश्न करो कौन, यानी खाने वाले कौन हैं, तो आपका उत्तर आएगा राम और श्याम। यानी यहां पर ये दोनों ही करता है, राम और श्याम। यदि यहां पर मैं ऐसे लिख देता राम का भाई श्याम, राम के भाई श्याम ने केले और आम खाए, तो इसका मतलब खाने वाला कौन हो जाता? श्याम हो जाता। और राम का भाई क्या हो जाता? कर्ता का विस्तारक हो जाता। लेकिन यहां पर ये दोनों ही क्या है? कर्ता है, खाने वाले। एक केले और आम खाए, क्या खाए? केले भी खाए और आम भी खाए, तो एक ही कर्म हुआ। काट दीजिए। अपने को द्विकर्मक छांटना है। राम ने श्याम और हरीश को पीटा। पीटना की क्रिया है, किसको पीटा? श्याम को भी पीटा और हरीश को भी पीटा। एक कर्म मौजूद है, काट दीजिए। गौण कर्म है, क्योंकि को विभक्ति आ रही है, गौण कर्म मौजूद है। हरीश ने मोहन को खाना खिलाया। अब यहां पर देखिए, खिलाना क्या है? क्रिया है। क्या खिलाया? खाना खिलाया, मतलब मुख्य कर्म मौजूद है। किसको खिलाया? मोहन को खिलाया, मतलब गौण कर्म भी मौजूद है। ये लीजिए, सी नंबर आ गया उत्तर। हरीश और राम ने लड़कों को खूब हंसाया। एक ही कर्म है, अपने को दो छांटने थे। मोहन को क्या खिलाया? खाना खिलाया। और ये देखो वही कर्म आया है, मैंने आपको बता भी दिया है, और ध्यान रखना हमेशा। हरीश ने मोहन को किसको? मोहन को क्या खिलाया? भी खाना है, फल भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है, एग्जामिनर पर है। खाना खिलाया, ये क्या है? अपनी क्रिया है। क्रिया से प्रश्न किया कौन? खिलाने वाला कौन? तो हरीश, ये हो गया कर्ता। खिलाया क्या? उत्तर आया खाना। खिलाया किसको? उत्तर आया मोहन को। तो ये कौन सा कर्म? पहले वाला। कौन कर्म हमेशा पहले आएगा, ये हमेशा सजीव होगा, क्योंकि को विभक्ति हमेशा सजीव के साथ आती है। मोहन एक सजीव है, खाना क्या है? निर्जीव है। क्या कौन सा कर्म? मुख्य कर्म, ठीक है, जो कि बाद में आया। आई बात समझ में? सी नंबर। अगला, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। अपादान कारक युक्त वाक्यांश पूछा है अपने से। अपादान का मतलब ये जो से विभक्ति अपनी दो जगह प्रयोग में लेते हैं, करण के अंदर भी प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। लेकिन अपादान में ध्यान में रखना, अपादान में क्या ध्यान में रखना है? हमेशा अलग होने का भाव होगा। जैसे मैं बोल दूं रोग से युक्त और रोग मुक्त, तो रोग से युक्त यानी रोगी किसी व्यक्ति को जिसको रोग लगा हुआ है। एक मैं बोल रहा हूं रोग से मुक्त, रोग से मुक्त हो चुका है, अलग होने का भाव है। तो देखिए, अपादान कारक युक्त पूछ रहा है। भस्म से आवृत, पद से च्युत, मेघों से आच्छादित, कष्ट से साध्य। ये लीजिए, पद से हटाना, अलग होने का भाव, बी नंबर विकल्प हो जाएगा। कितना आसान है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत जो विकल्प है उसका जो है चुनाव करना है अपने को। चलिए भी जल्दी से बताइए क्या होगा? मुक्ति पाने का इच्छु, आपको बताया था ना, मुक्ति आ जाए या फिर मोक्ष आ जाए एक ही बात है, एक दूसरे के क्या है? पर्याय है, यानी पर्यायवाची है। मुक्ति आ जाए या फिर मोक्ष आ जाए एक ही बात है। जब भी मरने की बात आएगी शब्द आएगा मुमूर्ष। मुक्ति पाने का इच्छु मुमुक्षु। सेवा करने की इच्छा स्वेच्छा नहीं होता है, ठीक है। शुश्रूषा अपने शब्द लिख लेते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा, जिंदा रहने की इच्छा जिगीषा, जिजीविषा। ये लीजिए, बी नंबर आ जाएगा। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करना, शब्द शुद्धि में भी आता है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कम भोजन करने वाला, मिताहारी। सम्यक प्रकार से विधान करना, सम्यक प्रकार से विधान करना, विधि विधान नहीं आएगा भी, ठीक है। सम्यक प्रकार से विधान करना, ये जो विधि विधान है यहाँ पर गलत लिखा गया है। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका, और जो ऊपर की है उसे क्या बोल देते हैं? यहाँ पर नीचे दिया है, यदि ऊपर आ जाए इसमें
यदि यहाँ पर ऊपर आ जाए तब अपने क्या कर देंगे, आदित्य का। बहुत बार आता है एग्जाम में, याद रख लेना इसको, ठीक है। कम भोजन करने वाला, मिताहारी। फिर है रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री। पथ किसको बोलते हैं, रास्ते को ही बोलते हैं, तो रास्ते में साथ में ले जाने वाली को क्या बोल देंगे, पाथे। पाथे का मतलब होता है हल्का भोजन, ऐसा भोजन जो रोगी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। जब भी अपने कोई सफर करने जाते हैं तो रास्ते में क्या है, सफर करते समय अपने को हल्का भोजन करना चाहिए, ताकि जो हमारी तबीयत है वगैरह है वो ठीक बनी रहे। तो पाथेय का कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेना, रोगी व्यक्ति को दिया जाने वाला जो हल्का भोजन है उसे भी अपने पाथेय बोल देते हैं। अगला, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। वह नायिका जो पति के स्नेह से वंचित हो सब किया। वह नायिका जिसका पति प्रदेश से आ गया हो आगत पति का। आ गया है मतलब आगत पति का, याद रख लेना। वह नायिका जिसका पति प्रदेश में हो प्रोषित पति का। वह नायिका जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो प्रवत्स्य पति का। यहाँ पर क्या है, ये तीनों तो ठीक है लेकिन ये गलत दिया गया। वह नायिका जो पति के स्नेह से वंचित हो, उसके लिए अपने दुर्गभा सब प्रयोग में लेते हैं, दुर्गभा, ठीक है। याद रहे तो रख लेना, हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। तो अपने पति के स्नेह से वंचित हो दुर्गभा, ऑप्शन के अंदर बाकी निर्भर करेगा ये कौन सा कर्म जो है ठीक नहीं है, कौन सा कर्म जो है वो ठीक नहीं है। ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। अब यहां पर देखो, शब्द पढ़कर देखो, अवगुण, अवज्ञा, अवतरण, अवनति। इसका मतलब क्या हुआ, सबके अंदर अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सभी के अंदर अव उपसर्ग आ रहा है, ठीक है। पराक्रम, प्राजय, प्रामरस और प्राभव, सभी के अंदर प्रा उपसर्ग आ रहा है, प्रामरस, प्राजय, पराक्रम, प्राभव, ये भी ठीक है, यानी सभी में समान उपसर्ग है। निर्जन, निश्चल, निस्सहाय और निरोग, यहां पर देखो दिक्कत होगी, यहां पर निर्जन, बिना जन, ठीक है, निरुपसर्ग आ गया, निस उपसर्ग आ गया, निस उपसर्ग आ गया, तो सी नंबर जो विकल्प है अपना उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विदेश, विनाश, विपक्ष और विज्ञान, वि उपसर्ग। इसमें क्या है, 4 विकल्पों में आपको उपसर्ग दिए गए थे, 3 विकल्पों में एकदम समान थे, एक में अलग दे रखा था, वो ही अपने को छांटना था, सी नंबर। इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए, विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण का मतलब क्या हुआ, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे मैं बोल दूं, राम जो है अच्छा क्रिकेट खेलता है, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे चलता है, यानी चलना क्या होगी, क्रिया होगी। इस प्रकार से चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो यहां पर जो क्रिया विशेषण है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तरीका बता रहा हूं मैं, किस प्रकार से चलता है, धीरे चलता है, तेज चलता है। उसी प्रकार से अपने को यहां पर देखना है। आप यहां बैठिए, बैठना क्या है, क्रिया है। बैठने वाले कौन है, आप हैं। कोई संज्ञा शब्द नहीं आया तो सर्वनाम प्रयोग में ले लिया, ठीक है। बैठने की विशेषता कौन बता रहा है, यहां बता रहा है, तो बात तो विशेषता किसकी बतला रहा है, बैठने की बता रहा है। आप यहां बैठिए, यहां बैठिए, ये देखिए, इसका मतलब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। स्थान की बात कर रहा है, कौन से स्थान की बात कर रहा है ये निश्चित नहीं है, लेकिन बात तो स्थान की हो रही है। यानी आप इस मेज पर बैठिए, आप इस कुर्सी पर बैठिए, आप यहां बैठिए, आप वहां बैठिए, अपने से यही तो पूछ रहा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे चलता है, ये तो चलने का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो बच्चा कौन सा अपने पास, ए ही होगा इसमें। मोहन जयपुर से अभी आया है, समय की बात हो रही है। गुरुजी बहुत कम बोलते रहे हैं, नहीं भी, कौन सा होगा, ए नंबर। अपने से स्थानवाचक पूछा है, एक ही होगा। अगला, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। निपात जब भी आ जाए, इसको अव्यय या अविकारी में गिनते हैं अपने। 4-5 शब्द है वो ध्यान में रख लो आप, आपको ध्यान में रखना है ही, ठीक है। कोई भी जो वाक्य है उसमें थोड़ा सा जोर डालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, आपको केवल शब्द ध्यान में रखने हैं। ही ध्यान में रख लो, भी रख लो, तक, तो, भर, ऐसे शब्द आपको दिखाई दे, ये निपात के अंदर आते हैं। जैसे मैं आज ही आने वाला था, ठीक है। राम ने भर पेट खाना खाया है, पेट को पूरा भर के खाना खाया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है,
ही भी तक तोबर, कोई मुश्किल नहीं है, ही भी तक तोबर। ये 4-5 शब्द है, आपको जब निपात से प्रश्न आएगा इन्हीं में से आएगा, आपको वाक्य में देखने को मिल जाएंगे। अपने से पूछा है इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ। तुमने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी, तुमने तो चिट्ठी ही नहीं लिखी, तुमने चिट्ठी तक नहीं लिखी, तुमने चिट्ठी भी नहीं लिखी। ये लीजिए, तीनों में निपात है, एक में नहीं है, ये लीजिए, इतना आसान है, बस इसको ध्यान में रख लेना। अगला है निम्न गद्यांश को पढ़कर दिए गए 136 से 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए भी, जिस विद्यार्थी की व्याकरण पर कमांड अच्छी है, तो मैं आपको बता दूं इस पैराग्राफ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास परीक्षा में समय बचता है और आपको लगता है भी इसको अपने पढ़कर उत्तर देना है, तो आप पढ़कर दे सकते हो, वरना आप इसको अपने विवेक से भी कर सकते हो। ठीक है, पैराग्राफ जो है पढ़कर आप उत्तर देना चाहते हो तो पढ़कर दे दीजिए, क्योंकि इसमें से जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो व्याकरण के पूछे जाएंगे, और यदि आपकी व्याकरण पर कमांड अच्छी है तो इसको पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये आप पढ़ लिया होगा आपने, मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। अपने से पूछा जा रहा है पावस का अर्थ होता है दूध होता है, खीर होता है, वर्षा है, तो पावस जो है आपके वर्षा का पर्यायवाची होता है। ये लीजिए। अगला, अच्छा दिन सुदिन बन जाता है, रेखांकित पद है, तो अच्छा दिन है वो सुदिन बन जाता है। अब अपने जानते हैं अच्छा बुरा ये क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ये लीजिए, विशेषण है। इस क्रम में उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। सुदिन सु उपसर्ग है, पल मूल शब्द है, वी उपसर्ग है, मासा मूल शब्द है, चो उपसर्ग है, डी नंबर। अच्छा मुहूर्त हो तो साइत का दिन, और यदि यात्रा ठीक न हो या कार्य सफल न हो तो दिन कुसाइत हो जाता है। वाक्य का प्रकार है, कुछ नहीं करना है, और संयुक्त वाक्य, डी नंबर। निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है। हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, हरि माने सूर्य भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हरी रंग नहीं है, हरा रंग होता है। डी नहीं होगा, नहीं पूछा है, डी नंबर कर दो। चलिए, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। बहुत ही आसान है। मारिया मोटेंसरी थी, जो कि इतालवी की क्या हुआ करती थी, एक चिकित्सक हुआ करती थी। उन्होंने इस विधि का 20वीं सदी के अंदर इजाद किया था। बाल केंद्रित ये आपकी जो शिक्षा विधि है, ठीक है, पूर्णतः क्या है, बाल केंद्रित है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से इसमें सिखाने का प्रयास किया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा है अपने स्वयं का वो सीख सके, ज़्यादा जो वो एक्टिव रह सके या क्रियाशील रह सके, और इसके अलावा अपनी जो सभी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। ठीक है, ज्ञानेंद्रिया जैसे आँख, कान, नाम, नाक हो गया, त्वचा होगी, ये एकदम जो है क्या है, इसमें शिक्षक की भूमिका कई बार सीधा प्रश्न आता है। तो मार्टेंसरी विधि है, उसमें शिक्षक की जो भूमिका रहती है वो केवल मार्गदर्शक की रहती है। ठीक है, पूर्णतः क्या मानी जाती है, बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा आपकी ये विधि है। ठीक है, सुबोपल्ली जैसे सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए, अगला है संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है, को अपने किस नाम से बोल सकते हैं। वाक्य पठन उपागम बोलेंगे, ध्वनि निर्माण उपागम बोलेंगे। ठीक है, आपकी जो टीचिंग मेथड है उसके भी आप जानते हो, आपको एग्जाम के अंदर जो है 10 प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अक्षर पठन उपागम होगा या वाक्य गठन उपागम होगा। तो याद रखिएगा, जो संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम यदि आपसे पूछा जाएगा, इसी संरचनात्मक उपागम को अपनी वाक्य गठन उपागम बोलते हैं। ठीक है, वाक्य गठन उपागम बोलते हैं। कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, भाषा स्थिर है, भाषा सांकेतिक है। देखो, भाषा सांकेतिक है, भाषा सामाजिक भी है, भाषा व्यवस्थित भी है, लेकिन भाषा स्थिर नहीं है। भाषा समय के साथ जिस भी अपने समाज में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मन गढ़ंत शब्द अपने धीरे धीरे समय की आवश्यकता के अनुसार कुछ शब्द अपने मन से गढ़ लेते हैं, फिर उनका प्रयोग धीरे धीरे होने लगता है और वो भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो देशज शब्द है उनका अपने प्रयोग करते हैं, लोटा है, पगड़ी है, प्रात है, तो क्या वो भाषा में शामिल नहीं, अपनों ने शामिल कर रखा है। तो भाषा ध्यान में रखना, भाषा जो है गतिशील होगी, भाषा परिवर्तनशील होगी।
ठीक है, भाषा गतिशील भी होगी, भाषा परिवर्तनशील भी होगी, स्थिर नहीं होगी। ए नंबर जो है काट दो, ये गलत है। यहाँ पर ये पूछा है, विशेषता नहीं है, ये इसकी कोई विशेषता नहीं है। अगला, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होगा? सुनना। ये तो आपने पढ़ा होगा, सुबोपल्ली, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चारण की शुद्धता, तीव्र गति, शब्द पढ़ना, या फिर अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण जो है सर्वाधिक जो है आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ने की कुशलता दिया है इसने। हालांकि देखें तो ये सभी बातें ठीक है, उच्चारण भी अपना जो है अच्छा होना चाहिए, शब्द अपने को अच्छा से पढ़ने आने चाहिए, तीव्र गति भी होनी चाहिए, इसके लिए अलग अलग शिक्षण विधियां है। लेकिन प्रश्न के अनुसार देखें तो पढ़ने की कुशलता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपने मानेंगे किसको? अर्थ निर्माण करना, डी नंबर। अगला, भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए। जो पुस्तकालय है उसमें तो सभी प्रकार की होनी चाहिए भी, ठीक है। तो ये तो तार्किक सा प्रश्न है, साहित्य की होनी चाहिए, लोक मंगलकारी भी होनी चाहिए, लोक रंजनकारी भी होनी, सभी प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अपने को केवल भाषा का इतिहास पढ़ना है, जो अपने महापुरुष है उनके बारे में भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत अध्यात्म से संबंधित जितनी अपने को जानकारियां मिलती है वो अपने को पढ़नी चाहिए। अच्छे जो ग्रंथ है, ठीक है, उनका जो काव्य सौंदर्य है, उन सभी के बारे में अपने को जानने को मिलता है। कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यांकित ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है? पैडलेट, टेलीविजन, रेल यात्रा टिकट। देखिए यहाँ पर रेल यात्रा टिकट तो वैसे ही नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टेलीविजन जो है यहाँ पर अपने को दिया है समक्रमिक और अतुल्यांकित ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता देता है। तो टीवी के माध्यम से अपने प्रोग्राम वगैरह देख लेते हैं, लेकिन जैसे अपने वर्तमान समय में बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक इसमें होगा नहीं, पैडलाइट होगा। ये एक डिजिटल जो अपनी एक मैं बात करूं, आपका एक डिजिटल प्रोग्राम है, ठीक है। ये आपका डिजिटल पढ़ने का एक माध्यम है, इसको मैं बोल सकता हूँ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप क्या है, नोट्स वगैरह है, जो वीडियो है, पीडीएफ वगैरह है, आप जो हो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑनलाइन डिजिटल पढ़ने का वो है, माध्यम है। यहाँ पर ए नंबर ही होगा, पेडलेट माना जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से लगाओ तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। ये जो पेडलेट क्या है, आप अच्छे से इसके बारे में सर्च कर लेना। यहाँ पर क्या है, एक ही आपको अलग अलग जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर जुड़ सकते हैं, समूह कार्य यहाँ पर किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन का जो है कार्यक्रम जो यहाँ पर किया जा सकता है। एक प्रकार से पढ़ाई के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। मूल्यांकन के लिए पक्ष में सम्मिलित है, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष होता है, संरचनात्मक पक्ष होता है, अप्रेरणात्मक पक्ष होता है, या फिर मात्रात्मक पक्ष होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो आपका मापन और मूल्यांकन है उसमें से आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मापन और जो मूल्यांकन है उनमें उनको अच्छे से पढ़कर जाना है, वहां से आपका एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। तो जो मूल्यांकन के पक्ष है उसमें ज्ञान पक्ष सम्मिलित है, ए नंबर। अगला, उपलब्धि प्रेक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? उपलब्धि प्रेक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा जो है सत्य नहीं है? विश्वसनीयता बिल्कुल होनी चाहिए भी, वैधता बिल्कुल होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन इसमें अपने शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कोई भी जो टीचर है वो कभी भी इसको चेक करे तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, बच्चों के अंदर विभेदीकरण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मूल्यांकन इसमें शामिल अपने नहीं करेंगे। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और आपने अगर शिक्षण विधियों को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है, जहाँ पर अपने इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर तीनों एक प्रकार से आ रहे हैं। अगर मैं तार्किक रूप से भी करूंगा तो मैं इसी के साथ जाऊंगा, अगर आपको नहीं भी पता हो तब। अगला, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, छात्र केंद्रित है, मूल्यांकन केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो छात्र केंद्रित है। कैसी है? छात्र केंद्रित है, ए नंबर हो जाएगा। ये लीजिए भी। तो आपके जितने भी प्रश्न थे अपनों ने क्या है पूरे कर लिए हैं। एक आध प्रश्नों के अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है टाइपिंग त्रुटि मैंने यहाँ पर देखी है, तो आपने टेस्ट दिया होगा। तो इनको जो प्रश्न आपको अगर हो सकता है मैं
क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्नों में थोड़ी बहुत टाइपिंग त्रुटियां थी, तो आप उनको अच्छे से नोट कर लेना। कुछ प्रश्नों के अंदर अगर आपको ये लगता है कि कुछ ज़्यादा त्रुटि है तो उसको छोड़ देना। ऐसे प्रश्न जो है कई बार क्या है टाइपिस्ट बनाते वक्त क्या है प्रश्न टाइप गलत कर देता है, उससे क्या है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार जो ऑप्शन है जिसे बी करना था उसको सी कर दिया, तो ऐसे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आध प्रश्न में हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। चलिए भी, धन्यवाद।